Good evening to all of you. Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear, video is clear. Everyone, please let me know that voice is clear, video is clear. एक बार बता दो, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब क्लियर है? Good evening to all of you. Very good evening. Yes, you can continue today. Neil Ghosh. Hi sir, I'm back. Okay. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. भाई सबको गुड इवनिंग. बाबा सर का प्रणाम. बाकी के सारे मेरे बच्चों को, डाकू बच्चों को. ठीक है, अगर सब लोग आ गए तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, ओके. देखो, कॉम्बिनेट्रिक्स में बेसिकली क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं. ठीक है, जैसे कॉम्बिनेट्रिक्स में आई विल ट्राई टू टीच दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल और सम रूल कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में आप लोगों का आएगा रिपीटेशन. ठीक है, गेट एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है. ओनली राइट में ही आवाज आ रही है. अरे 100 रुपए का हेडफोन यूज कर रहा है तो एक साइड में आवाज नहीं आती, एक साइड में आती है. बहुत लोग के साथ होता है. वो फेंक दे वो हेडफोन भाई. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. देखो, अगर कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, आज हमारा ये टॉपिक नया स्टार्ट हुआ है कॉम्बिनेट्रिक्स, तो हम लोग कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. तो पहला जो टॉपिक है बेसिकली कॉम्बिनेट्रिक्स से रिलेटेड वो है आपका प्रोडक्ट रूल और सम रूल. फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका परमुटेशन और, ठीक है, कॉम्बिनेशन, और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में रिपीटेशन आएगा. फिर उसके बाद में तुम्हारा एक्चुअल चालू होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है. ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक आएगा. फिर उसके बाद में इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बाद में आएगा आपका डिरेंजमेंट का टॉपिक. ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है ये पिजन होल प्रिंसिपल. ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल. और फिर उसके बाद में आता है आपका यूलर-टोशेंट फंक्शन. यूलर-टोशेंट फंक्शन, यूलर-टोशेंट फंक्शंस के बाद में आता है आपका रिकरेंस रिलेशन. ठीक है, रिकरेंस रिलेशन, और रिकरेंस रिलेशन के बाद में आता है आपका जनरेटिंग फंक्शन. फिर ये यहां पर आ गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब जैसे कॉम्बिनेट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है मालूम है? कॉम्बिनेट्रिक्स में ये होता है कि हमारे पास में ना अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टीज मिलती जाती हैं. मतलब एक तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है. तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या करेगा मालूम है? ये एक मेथड है जो बेसिकली काउंटिंग के साथ में यूज करते हैं. अब ना कुछ बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर ठीक है, हाँ यहां से स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आप थोड़ा शांति बनाए रखो. ठीक है, सब लोग शांति बनाए रखो. ए सफेद कपड़ा, शांति बनाओ. ठीक है, हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कॉम्बिनेट्रिक्स है क्या. ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, यहां पर ध्यान दे दो यार. पढ़ने
पढ़ाने दोगे कि नहीं दोगे यार तुम लोग? ठीक है, चलो देखो मैं क्या कह रहा हूं बेसिकली, ठीक है। कॉम्बिनेट्रिक्स जो है वो बेसिकली डिफरेंट क्या है काउंटिंग का। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं बेसिकली, जब कभी भी हम लोग ना, एक चीज होती है काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को अब डिफरेंशिएट करता हूं कि काउंटिंग किसे कहा जाता है और कॉम्बिनेट्रिक्स किसे कहा जाता है। अरे यार, अभी पढ़ाना चालू करूंगा ना बोलती बंद हो जाएगी सब लोगों की। एक भी टॉपिक अगर चालू करूंगा ना शांत हो जाओगे। अभी मैं इंट्रो दे रहा हूं तो हीरो बन रहे सब लोग। चालू कर दो क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले ही? बोर्ड पे लिखूंगा परमुटेशन, आधे लोग भाग जाएंगे। पढ़ा लेने दो, ठीक है। देखो सुन तो लो यार, बहुत बहुत परेशान करते हैं, बहुत गंदे हैं। देखो पहले ना एक चीज होती है कि काउंटिंग क्या है और कॉम्बिनेट्रिक्स क्या है। अगर काउंटिंग के बारे में मैं अगर आप लोगों से, मेरा गुस्सा जानते नहीं हो ना। ठीक है, भाई अभी खत्म कर दूंगा कॉम्बिनेट्रिक्स एक ही बार में, ठीक है। स्टॉप इट, स्टॉप 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 इट। देख भाई, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बेसिकली ये है कि काउंटिंग और कॉम्बिनेट्रिक्स में बेसिकली हमारे पास में फर्क क्या है। काउंटिंग के लिए अगर कोई बोलेगा कि बेसिकली काउंटिंग का मतलब क्या है, तो आपको ये बोलना है काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। और काउंटिंग के साथ में अलग अलग प्रॉपर्टीज आती रहती हैं। मतलब एक्चुअली ये पूरे टॉपिक में अपने को गिनना है। गिनने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, गिनती करनी है। अब जैसे यहां पर 4 पेन रखी है, तो मैं किसी को बोलूंगा 4 साल के बच्चे को बुला के लाऊंगा, बोला एक काम कर, इसको तू गिन के बता कितने हैं ये। बोलेगा 1 2 3 और 4, तो बोलेगा 4 पेन है। इसी को काउंटिंग कहते हैं। अब जब आपकी प्रॉपर्टी चेंज होती है तब आपका अलग अलग तरीके का टॉपिक्स आ जाता है। मतलब अगर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन है तो ये भी एक टॉपिक है, किसका मालूम है, काउंटिंग का ही। इसमें क्या होता है, इसमें भी काउंट करना होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग अलग होती है। अब ये डीअरेंजमेंट है तो इसमें भी हमें काउंट ही करना है, लेकिन ये कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ में आएगा। तो अगर किसी ने पूछा कि कॉम्बिनेट्रिक्स होता क्या है, तो आपको ये बोलना है कि कॉम्बिनेट्रिक्स जो होता है वो काउंटिंग के साथ में अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है। मतलब काउंट प्रॉपर्टीज के साथ में काउंट करने को कॉम्बिनेट्रिक्स कहते हैं। काउंट तो बेसिकली हमको हर जगह पे करना ही होता है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो पिजन होल प्रिंसिपल आएगा। तो ये जो पिजन होल प्रिंसिपल है, ये काउंट करने का एक अलग तरीका है। फिर यूलर टोशेंट फंक्शन, ये काउंट करने का अलग तरीका है, इसमें कुछ और काउंट किया जाता है। फिर रिकरेंस रिलेशन है, रिकरेंस रिलेशन इट आल्सो हेल्प अस टू काउंट समथिंग। फिर उसके बाद में जनरेटिंग फंक्शन आएगा, ये भी। अच्छा, ये जो लास्ट के 2 टॉपिक है, जब मैं अगर समझ जाऊं कि आपके अगल बगल धरती हिलने लगे, तो ये समझ जाना कि जनरेटिंग फंक्शन या तो रिकरेंस रिलेशन जो होगा वो चालू हो गया है। ठीक है, बट मजा आएगा। मतलब मेरा पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कोई फेवरेट टॉपिक होगा जो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, वो है बेसिकली कॉम्बिनेट्रिक्स। और कॉम्बिनेट्रिक्स में भी जनरेटिंग फंक्शन, मजा आ जाता है एकदम, मतलब रख के देता हूं मैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं। अब कॉम्बिनेट्रिक्स तो बेसिकली स्टार्ट कर लेते हो। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। अब प्रॉब्लम इसलिए होती है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, और दूसरी जो प्रॉब्लम ये होती है ना बच्चों को की प्रोबेबिलिटी में, बच्चों को ना प्रोबेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब वो टॉपिक ही ऐसा है। अच्छा, ये टॉपिक क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके पीछे की बेसिक्स जो कहानी है वो हमें पता नहीं होती है। मतलब इसके पीछे की जो कहानी है ये है प्रोडक्ट रूल और ये सम रूल। अगर देखा जाए ना तो ये बेसिकली 10th में पढ़ाया जाता है प्रोडक्ट रूल और सम रूल, बट यहां पर ना हम ध्यान नहीं देते ये प्रोडक्ट रूल और सम रूल में।
मतलब प्रोडक्ट रूल और सम रूल होता क्या है बेसिकली? प्रोडक्ट रूल हमको यह बताता है कि भाई देख कहां पर मल्टीप्लाई करना होता है, और सम रूल हमें यह बताता है कि देख भाई कहां पर जो है वो ऐड करना होता है। ये प्रोडक्ट रूल और सम रूल है। तो जिस बच्चे को भी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है मैं उसको हमेशा बोलूंगा कि एक काम कर, तू ना पहले प्रोडक्ट रूल और सम रूल पढ़ ले। जिस बच्चे को भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो मैं तो उसे यही बोलूंगा कि एक काम कर, सबसे पहले तू प्रोडक्ट रूल और सम रूल पढ़ ले। मतलब अगर कोई भी काउंटिंग का करना है, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले द बेसिक प्रॉपर्टी दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि कहां पर ऐड करना होता है, कहां पर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमारी ये जो जर्नी बहुत बड़ी चली है, पहले मैंने ग्राफ थ्योरी पढ़ा है, लॉजिक पढ़ा है, सेट थ्योरी पढ़ा है। ग्राफ थ्योरी में भी मैंने आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग कैलकुलेट करना सिखाया। फिर मैं फंक्शंस में भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करना सिखाया। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी कैलकुलेट करना सिखाया। तो वहां पर भी बीच बीच में मेरे को क्या आ रहा था मालूम है? मल्टीप्लीकेशन आ रहा था। वो डायगोनल और नॉन डायगोनल जब मैं लेता था तो वहां पर बच्चों को ये इश्यूज आता था कि सर आप ऐड क्यों नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो आज वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली हम लोग जो है वो ऐड कब करते हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं। अगर ये दो चीजें आपने सीख गई कि हमको ऐड कब करना है और फिर मल्टीप्लाई कब करना है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रोबेबिलिटी आपकी इजी हो जाएगी। और दूसरी चीज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में विजुअलाइजेशन आ जाएगा। तो अगर किसी को भी कॉम्बिनेट्रिक्स में, अच्छा एक चीज और, ये कॉम्बिनेट्रिक्स में अगर विजुअलाइजेशन आया तो बिना फॉर्मूले के तुम सम को उठा के रख दोगे, सम को सॉल्व कर लोगे। अगर कॉम्बिनेट्रिक्स में विजुअलाइजेशन नहीं आता है आप लोगों का, तो ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन द होल अर्थ। ठीक है, कॉम्बिनेट्रिक्स का विजुअलाइजेशन आया खटक करके बिना फॉर्मूले के, मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स में बिना फॉर्मूले के सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन अपने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा किस तरीके से काउंट करना है, तो मैं बता रहा हूं 2 से 3 घंटे उसमें चले जाएंगे एंड इट विल क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। और वैसे भी आपकी जो दुनिया में बड़ी ही प्रॉब्लम चल रही है, लैग हो रहा है तो रुक जाइए, मैं ठीक है कुछ कर लेता हूं इसके लिए। लैग नहीं हो रहा है, मैंने अभी चेक किया 90 एमबीपीएस की स्पीड है ब्रो मेरी। ठीक है, तो आप अपने तरफ से देख लो। ओके ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जो है दैट विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट रूल और सम रूल। तो मैं आज आप लोगों को ये सिखा देता हूं। अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, राहुल सर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत डिटेल में लेके जाएंगे। मैं पहला प्रोडक्ट रूल सम रूल पढ़ाऊंगा आज का जो टॉपिक है, फिर उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब आज जो है वो गेट का टॉपिक नहीं है, आज जो है वो बेसिकली आपको मैं ये सिखा दूंगा कि कहां पर ऐड करना होता है और कहां पर जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद में राहुल सर जब आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में बहुत डिटेल में जाएंगे। फिर मैं कल से गेट चालू कर दूंगा। गेट आपका स्टार्ट होता है कहां से मालूम है? कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस में। कल मैं ये आप लोगों को ये पढ़ा दूंगा कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस वाला, बिना फॉर्मूले के पढ़ाऊंगा ये मैं, ठीक है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, हाँ मैं बता दूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा, मैं बहुत नहीं जाऊंगा उसमें, ठीक है। तो बट ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि बेसिकली प्रोडक्ट रूल होता क्या है और सम रूल होता क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि पहला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास में वो है बेसिकली प्रोडक्ट रूल। और ना इसको ना पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली प्रोडक्ट रूल है क्या, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में एक टास्क है, ठीक है, मेरे पास में एक टास्क है। अब ये टास्क क्या है, अब लोग सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है और कब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो पहले प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्ट रूल ना एक प्रिंसिपल है, वो क्या करता है मालूम है? वो हमें ये बता देता है कि कैसे हमको मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये मल्टीप्लाई करने के पहले हमारे पास में एक टास्क आ गया कि लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में एक टास्क है और ये टास्क क्या है? टास्क है टी। अब ये टी क्या है? ये एक टास्क है। काहे का टास्क है? किसी भी चीज को गिनने का टास्क है। अब जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि देख भाई कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जनरेट होते हैं, तो ये एक बेसिकली टास्क है। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि कितने नंबर ऑफ नंबर प्लेट जनरेट होते हैं दुनिया के, ये एक क्या है? ये एक टास्क है। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया
कितने नंबर ऑफ ग्राफ्स होती है, तो ये एक बेसिकली टास्क है। तो हमारे पास में एक टास्क आ गया। अब ये टास्क का मतलब क्या है, किसी ने मुझे काम असाइन कर दिया कि भाई आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है। मैं बोला ठीक है। मैंने क्या किया, इस टास्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि लेट्स कंसीडर कि द टास्क टी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक आपका T1 ले लिया और एक आपका T2 ले लिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, आप 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, 10 में भी कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहा हूं, तो प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक प्रोडक्ट रूल पढ़ा जाता है। बेसिक प्रोडक्ट रूल्स में हम लोग दो टास्क में डिवाइड करते हैं। जब आपका एक और आता है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल, तो उसमें 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब दो कैटेगरी है, एक है बेसिक वाली जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है दूसरी कैटेगरी जिसमें 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेरे पास में एक टास्क आ गया टी। ये टास्क है क्या, कुछ भी चीज को काउंट करने का टास्क है। इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक जो है वो टास्क T1 हो गया और दूसरा जो है वो टास्क T2 हो गया। लेट्स कंसीडर कि N1 तरीके से, ठीक है, N1 वेज टू डू टास्क T1, टू डू द टास्क T1। अब यहां पर ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सर जैसे ही आप लोग ये चीज देखते हो, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज होता क्या है, क्वेश्चंस में आता आपके कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज क्या है, कुछ नहीं है, तरीका होता है। नंबर ऑफ वेज का मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, तो मैं बोलूंगा भाई ये तरीके होते हैं। काहे के तरीके होते हैं, पेन को काउंट करने के तरीके होते हैं, लाइट्स को काउंट करने के तरीके होते हैं, फैन को काउंट करने के तरीके होते हैं। ये एक तरीका है, काहे का तरीका है, काउंट करने का तरीका है। तो कभी भी ऐसे डरना नहीं, कभी भी क्वेश्चन में आए कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज का मतलब क्या होता है, तरीके बताओ। ठीक है, अब जैसे यहां पर हो गया कि लेट्स कंसीडर की N1 वेज टू डू द टास्क T1। ठीक है, तो एक टास्क T1 को करने के कितने तरीके हैं, N1 तरीके हैं। एंड लेट्स कंसीडर कि मैं अगर बोलूं कि देयर आर N2 वेज, ठीक है, N2 वेज टू डू, लेट्स कंसीडर विच इज नथिंग बट व्हाट, विच इज नथिंग बट टास्क T2। तो देख भाई इसने क्या बोला है कि यहां पर ना ये N1 तरीका है टास्क T1 को करने का, और ये क्या है, ये N2 तरीका है टास्क T2 को करने का। अब तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर एडिशन रूल आएगा या फिर प्रोडक्ट रूल आएगा? नहीं, अभी तक नहीं बोल सकते हैं हम लोग। हम कब बोलेंगे ना, ये नेक्स्ट लाइन पे डिपेंड करता है कि ईच ऑफ N1 वेज, ठीक है, ईच ऑफ N1 वेज वी कैन परफॉर्म N2, ईच ऑफ N1 वेज वी कैन परफॉर्म, ठीक है, वी कैन परफॉर्म N2। मतलब हर एक N1 तरीके के लिए N2 आएगा। ठीक है, हर एक N1 तरीके के लिए आपका क्या आएगा, N2 आएगा। और बोथ द टास्क्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, बोथ द टास्क्स, ठीक है, बोथ द टास्क आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, बोथ द टास्क्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अच्छा, यहां पर ये जो वर्ड है ना साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों टास्क है ना ये आपके साथ में काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ में ये वाली चीज काम कर रही है तब मैं टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पर बोलूंगा कि भाई मेरा जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा दैट इट विल बिकम N1 इंटू N2, तब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने ये लिखा है ना इस पे ही गौर करना। ये क्या कहता है कि हर एक N1 तरीके से, हर एक N1 तरीके से आपका N2 परफॉर्म करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि बोथ द टास्क आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, अगर दोनों टास्क आपके साथ में काम करते हैं तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। और द टोटल वेज दैट आई विल बी हैविंग इज बेसिकली N1 इंटू N2। लेट्स टेक अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैं अगर लिखता हूं कि लेट्स कंसीडर की k की वैल्यू 0 और फॉर i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 टू N1 और फॉर j दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 टू N2, लेट्स कंसीडर की k इट इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब मेरे पास में ये वाली चीज आ गई है। ठीक है, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हूं और इसमें मैंने बोला कि भाई k की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बता देना। ठीक है, अब ना k की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देना। अब यहां पर देखो, ठीक है, आई नो दैट कि आप लोगों को ये चीज पता है, बट मैं जस्टिफाइड कर रहा हूं, किसको मालूम है, ये वाले स्टेटमेंट को। मतलब आई वॉन्ट टू जस्टिफाई विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मैं यहां पर ही लिख लेता हूं। लेट्स कंसीडर कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि भाई k की वैल्यू जो है वो बेसिकली 0 है एंड फॉर i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 टू N1 और फॉर j दैट अगेन इट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 टू N2
और फिर k की वैल्यू जो है दैट आई हैव रिटन विच इज नथिंग बट k, इट इज 1, k इट इज इक्वल्स टू k प्लस 1। देखो मुझे पता है कि आप लोग इसकी वैल्यू क्या बोलोगे, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे को जस्टिफाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब मेरे पास में एक टास्क आया, वो टास्क काहे का है कि मुझे यहां पर टोटल k की वैल्यू पता करनी है। तो इस टास्क को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो फॉर लूप है वो आपका टास्क T1 हो गया, और ये वाला जो फॉर लूप है वो आपका टास्क T2 हो गया। अब यहां पर क्या हो गया कि N1 तरीके से हम टास्क T1 को कर सकते हैं, तो ये वाली जो लूप होगी वो N1 तरीके से टास्क T1 को करेंगे, और N2 तरीके से हम क्या करेंगे, टास्क T2 को करेंगे। तो आप लोग उस मैच करते जाना कि N1 तरीके से मैंने टास्क T1 को कर लिया, N2 तरीके से मैंने टास्क T2 को कर लिया। अब यहां पर जो स्टेटमेंट आता है, जब आप इसको विजुअलाइज करोगे, तो जब i की वैल्यू 1 होती है तो j की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके n2 तक जाएगी। जब i की वैल्यू आपकी 2 होगी तो j की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके n2 तक जाएगी। जब i की वैल्यू आपकी 3 होगी तो j की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके n3 तक जाएगी। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा सुनना यहां पर, कि हर एक n1 तरीके के लिए हम लोग n2 परफॉर्म करते हैं, मतलब हर एक n1 के लिए n2 आएगा। मतलब जब ये i की वैल्यू 1 होती है तब ये n2 तक जाता है, जब i की वैल्यू 2 होती है तब वापस से ये n2 तक जाता है, जब i की वैल्यू 3 होगी तो वापस से ये n3 तक जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ना i की वैल्यू आपकी n1 होती है तो j की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो 1 से लेके n2 तक जाती है। मतलब हर एक n1 के तरीके के लिए आपका क्या होगा, n2 जाएगा। और बोथ द टास्क्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि ये टास्क पहले हो रहा है और फिर ये बाद में हो रहा है, नहीं नहीं, दोनों टास्क साथ में काम कर रहे हैं, तब हमारी जो k की वैल्यू आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ k यू विल बी राइटिंग इज बेसिकली n1 into n2। दिस इज द बेसिक ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, और बच्चे यहां पर बहुत लैग करते हैं। तो आई वुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू टेल यू ए वेरी सिंपल स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट ये है कि जब कभी भी आपका दोनों टास्क साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं मालूम है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लूंगा, लेकिन आपको ये चीज ना बहुत दिनों से, अबे बफरिंग बफरिंग के नाम पे कहां बफर हो रहा है यार, फ्लो बिगाड़ देते हो तुम लोग। तुम्हारा चैट लिखने में तो कभी बफर नहीं होता है। ठीक है, चलो अब देखो, मैं ना एक स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है, मैं ना एक स्टेटमेंट दूंगा। ये स्टेटमेंट आप लोग ना जब पैदा हुए थे ना तब से ये स्टेटमेंट की वैल्यू जानते हो। अब अगर मैं लिखूं कि फॉर एग्जांपल कि हाउ मेनी बिट्स वी कैन जनरेट, सब लोग जरा ध्यान देना, ठीक है, स्पैमर्स को छोड़ के बाकी सब लोग जरा ध्यान दो कि हाउ मेनी बिट्स वी कैन जनरेट, ठीक है, वी कैन जनरेट, हाउ मेनी बिट्स वी कैन जनरेट, okay, if we have a 2 bits, or how many code we can generate, how many code we can generate if we have, ठीक है, if we have a 2 bits, let's consider ये एक एग्जांपल है। अच्छा, ये इसका आंसर सब लोगों को पता है कि it is 2 raised to 2, लेकिन 2 raised to 2 क्यों, why it is 2 into 2, because I can give you the visualization, और वो visualization क्या है कि how many code we can generate if we have a 2 bits। अगर मेरे पास 2 बिट है बेसिकली, ठीक है, ठीक है, अब अगर मेरे पास 2 बिट है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक बिट ये ले लिया और एक बिट ये ले लिया, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक टास्क है, मेरे पास में एक टास्क है, और ये टास्क काहे के लिए आया है मालूम है, कोड जनरेट करने के लिए आया है। तो आई हैव डिवाइडेड दिस टास्क इनटू 2 पार्ट्स, T1 और T2, और T1 को करने के 2 तरीके हैं, या तो 0 लिख सकता हूं या तो 1 लिख सकता हूं। T2 को करने के 2 तरीके हैं, या तो 0 लिख सकता हूं या तो 1 लिख सकता हूं, ठीक है। आप 2 तरीके से T1 को लिख सकते हो, 2 तरीके से T2 को लिख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई अब हम कब करेंगे, मल्टीप्लाई अब हम तब करेंगे जब हम लोगों को यह देखेंगे कि दोनों टास्क साइमल्टेनियसली हो रहा है। दोनों टास्क साइमल्टेनियसली होने का मतलब यह है कि जब मैं 0 लिखता हूं यहां पर, तब उसी टाइम पे मैं 0 लिख सकता हूं, जब मैं 0 लिखूंगा यहां पर तो उस टाइम पे मैं 1 लिख सकता हूं,
जब मैं 1 लिखूंगा तो उसी टाइम पे 0 लिख सकता हूं, जब मैं 1 लिखूंगा तो उसी टाइम पे मैं 1 लिख सकता हूं। तो इसीलिए ये टोटल कोड कितने जनरेट हो रहे हैं। और ये तो हो गया साइमल्टेनियसली वाला चीज समझने का। अब इसका आंसर मत दो, मेरे को खुद को बुरा लग रहा है कि इसका आंसर मत दो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बेसिकली इसको मैं कैसे रिलेट करना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट रूल। जब मैं अगर 0 लिखूंगा तो देखो हर एक n1 के लिए n2 आएगा, तो जब 0 आएगा तब ये आएगा 0, और फिर क्या आएगा, ये आएगा 1। जब मैं अगर यहां पर 1 लिखूंगा तब ये आएगा आपका 0, और फिर ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 1। तो ये जो दोनों टास्क हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और हर एक n1 के तरीके के लिए आपका n2 हो रहा है। तो जब कभी भी हर एक n1 के लिए n2 हो और साइमल्टेनियसली काम हो तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलते हैं एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल के ऊपर। एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि मेरे पास में एक टास्क है t, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं कि लेट्स कंसीडर t1 में, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं लेट्स कंसीडर t2 में, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं लेट्स कंसीडर t3 में, और लेट्स कंसीडर tk में। तो मेरे पास में एक टास्क था, उसको मैंने क्या किया, मैंने k नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड कर दिया। लेट्स कंसीडर कि ये n1 तरीके से मैं t1 करूंगा, और n2 तरीके से t2 करूंगा, n3 तरीके से t3 करूंगा, और nk तरीके से tk करूंगा। हर एक n1 के लिए n2 होना चाहिए, हर एक n1 n2 के लिए n3 होना चाहिए, हर एक n1 n2 n3 के लिए n4 होना चाहिए। एंड ऑल द टास्क्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो ये जो वर्ड है ना साइमल्टेनियसली, इस पे ही हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इस पे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। बेस्ट एग्जांपल आई कैन ट्राई टू गिव यू कि फॉर k it is equals to 1, let's consider कि for I that will be moving from 1 to n1, let's consider for j that will be moving from, let's consider, और x1 x2 फॉर्म में लिख लो कि let's consider for x1 that will be moving from 1 to n1, and let's consider कि for x2 and that will be moving from 1 to n2। ऐसे करते करते let's consider कि for xk and then that will be moving from 1 to nk, और k की वैल्यू that I will be writing की k plus that will be 0। ठीक है, k it is equals to k plus 1। अब मैंने ये चीज लिख दी है यहां पर। अब अगर मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करना हो that I will try to write down कि n1 into n2 into n3 dot 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 it will become your nk। So this is basically the product rule। अगर all the things are happening simultaneously तब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, तब इस चीज को हम लोग बड़े प्यार से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। That's a very simple and sweet rule that will be related to what? That will be related to the product rule। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक 7 बीट का कोड होगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, जब मैं यहां पर 0 लिखूंगा ठीक उसी टाइम पे भी यहां पर 0 लिखता हूं, फिर उसी टाइम पे मैं भी यहां 0 लिखता हूं। एंड ऑल द टास्क्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अच्छा, हर इस 01 के लिए वापस से आप 01 लिख सकते हो, हर इन 01 के लिए वापस से आप इसका 0 और 1 लिख सकते हो, इनके लिए वापस से आप 01 लिख सकते हो। तो इसीलिए आप लिखते हो 2 into 2 into 2 and then the total values you will write by which is nothing but 2 raised to 7। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाता हूं which is nothing but total number of functions। मैंने आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस कैलकुलेट करना सिखाया था। तो मैं एक बार फिर से ये टॉपिक लेता हूं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई क्यों किए थे। लेट्स कंसीडर द कार्डिनलिटी ऑफ a is 3 एंड देन कार्डिनलिटी ऑफ b is 5। यहां पर 3 एलिमेंट है और यहां पर कितने एलिमेंट है, यहां पर 5 एलिमेंट है। अब ये देखना कि ये पहला वाला एलिमेंट कितने तरीके से पॉइंट कर सकता है, पहला वाला एलिमेंट कितने तरीके से पॉइंट कर सकता है, 5 वे से पॉइंट कर सकता है। अच्छा, जब अगर ये इसको पॉइंट कर रहा है, अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो जब ये इसको पॉइंट कर रहा है तो क्या ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं अगले बार में पॉइंट आउट करूंगा, नहीं, जब ये पॉइंट कर रहा है तो उसी टाइम पे ये भी पॉइंट कर रहा है, फिर ये भी उसी टाइम पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो इन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, दे ऑल आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो जब आपका साथ में होगा, मतलब कोई भी काम साथ में होता है, तब यहां पर मल्टीप्लाइड आएगा। तो ये 5 तरीके से और ये 4 तरीके से और ये कितना हो गया, ये 3 वेज से हो गया। तो 5 वेज 4 वेज एंड 3 वेज। तो कहीं पर भी, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, दैट यू विल बी गेटिंग अ प्रोडक्ट रूल 5 into 4 into 3 एंड यू कैन इजीली ट्राई टू फाइंड इट आउट अबाउट द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देख भाई, जब सारी चीजें साइमल्टेनियसली होंगी तब आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लेट्स कंसीडर हियर हाउ मेनी कोड्स वी कैन जनरेट और हाउ मेनी
नंबर प्लेट वी कैन जनरेट, ठीक है, नंबर प्लेट वी कैन जनरेट, नंबर प्लेट वी कैन जनरेट इफ 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 2 डिजिट, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 2 डिजिट, ठीक है, फॉलोड बाय 2 डिजिट। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन आया है कि हमको ना एक नंबर प्लेट जनरेट करना है। नंबर प्लेट काहे का? गाड़ी का नंबर प्लेट जनरेट करना है। जैसे हमारे यहां पर भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ का सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या है, अलग है। तो उसमें हम लोग ऐसा लिखते हैं ना कि UP16 फिर 820001, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 कैरेक्टर आता है, फिर बाद में 2 डिजिट आता है, फिर 1 कैरेक्टर आता है और फिर 2 4, ऐसा मतलब ऐसे बेसिक एग्जांपल। अब यहां पर हमको क्या बोला है कि हमको क्या करना है ना, नंबर प्लेट जनरेट करना है। जब अगर नंबर प्लेट जनरेट करना है तो 1 कैरेक्टर लिखा, दूसरा कैरेक्टर लिखा, तीसरा कैरेक्टर लिखा, 4th कैरेक्टर लिखा, उसके बाद में फॉलोड बाय 2 डिजिट। अब पहला वाला कैरेक्टर आप कितने तरीके से लिख सकते हो? A to Z में से उठा के कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला वाला कैरेक्टर 26 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा वाला जो कैरेक्टर होगा, अब वो कितने तरीके से लिख सकते हो? 26 तरीके से लिख सकते हो। अब यहां पर जो बच्चों को डाउट ये होगा कि सर यहां पर रिपीटेशन करनी है हमें या नहीं करनी है। देखो, जब तक क्वेश्चंस में ये ना बोले कि नॉन रिपीटेटिव, ठीक है, तब तक आप रिपीट कर सकते हो, ये आपके पास में पॉसिबिलिटी है। अगर वहां पर वो बोलते हैं कि भाई रिपीट नहीं करना है, तब हम रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पास पूरी छूट है, रिपीट कर सकते हो। पहला कैरेक्टर हम 26 तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टर आई कैन राइट इन 26 वेज, थर्ड कैरेक्टर आई कैन राइट इन हाउ मेनी वेज? 26 वेज, एंड देन दिस कैरेक्टर आई कैन राइट इन 26 वेज। तो ये कैरेक्टर्स हो गए, फॉलोड बाय डिजिट। अब ये डिजिट जो हो गया वो 10 तरीके से लिख सकते हो, ये वाला जो डिजिट हो गया वो भी 10 तरीके से लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर आपने यहां पर मल्टीप्लाई क्यों किया है, मैं यहां पर ऐड क्यों नहीं कर सकता? तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप, मैं यहां पर मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं लिखूंगा A तो उसी टाइम पे मैं ये भी लिख सकता हूं B, फिर उसी टाइम पे मैं ये भी लिख सकता हूं C, उसी टाइम पे मैं वापस रिपीट करके A लिख सकता हूं और एग्जाम्पल के लिए मैं 0 और 1 लिख सकता हूं। तो ये जो चीजें हो रही है ये साथ में हो रही है, ये साइमल्टेनियसली हो रही है। तो जब अगर साइमल्टेनियसली होगा तब हमको क्या करना होता है, तब हमको यहां पर मल्टीप्लाई करना होता है। सो इसका आंसर विल बिकम 26 raised to 4 एंड देन इट विल बिकम 10 स्क्वायर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है मालूम है, चाहे कहीं पर भी अगर आपने देखा होगा तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस जब मैं बोलूंगा तो डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने लिखा था 2 raised to n, फिर मैंने बॉक्सेस के बारे में लिखा था कि 2 of n square minus n by 2। इसके बाद में मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन क्यों आया? क्योंकि जब मैं अगर डायगोनल के पास में लिखता हूं कि 1 1 2 2 3 3 या इसके पास जो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक उसी टाइम पे उसके साथ में मैं इसको भी अलाउ कर सकता हूं। तो यहां पर ये जो चीजें हो रही है ये साइमल्टेनियसली हो रही है। जहां कहीं पर भी साइमल्टेनियसली होगा तब हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू कैन इजीली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैंने ना एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, काउंटिंग द ग्राफ थियरी का, लेट्स कंसीडर। अब जैसे ये एक, ठीक है, अब यहां पर जो है लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि अब अगर मुझे पूछा जाए कि ये जो x है और y, x to y कितने पाथ अवेलेबल है, हाउ मेनी पाथ्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम x to y, तो मैं क्या बोलूंगा मालूम है, मैं ये बोलूंगा कि देख भाई ये जो x है, x to a जाने के कितने पाथ हैं? तो एक पाथ वो ये हो गया, दूसरा पाथ वो इस तरीके से हो गया और तीसरा पाथ वो ये हो गया। तो x to a जाने के कितने पाथ होंगे? ठीक है, x to a जाने के कितने पाथ होंगे? देयर आर 3 ways you can go from x to a। ठीक है, x to a जाने के कितने पाथ हो गए? 3 पाथ हो गए। अब अगर a to b जाने के कितने पाथ हो गए? तो आप बोलोगे कि सर वो एक पाथ हो गए। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? अब अगर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन का मैं और भी आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और भी, ठीक है, डिटेल में लेके जाता हूं। अब जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं कि ये एक स्टेशन है ए, स्टेशन ए से बी जाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ठीक है, या तो आप हवाई जहाज से चले जाओ, या तो आप रोड से चले जाओ, या तो आप ट्रेन से चले जाओ। या अगर बी से सी जाने के कितने तरीके हैं? तब आप बोलोगे कि 2 तरीके हैं। ठीक है,
तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, 3 वेज हैं। बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, 2 वेज हैं। अब अगर मुझे पूछा जाए कि सर ए से सी में कितने तरीके से जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कि 3 इंटू टू, दैट आई विल बी गोइंग विद हाउ मेनी वेज, 6 वेज। इसका मतलब ये होगा कि सर ये देखना, मैंने अगर ये वाला पाथ चूज किया, अब जैसे अगर इसको और भी डिटेल में लेना है तो मैं x1, ये x2 और ये x3 और ये y1 और ये y2, तो जब मैं ना ये वाला पाथ लेता हूं x1 वाला, तो फिर मैं y1 ले सकता हूं और फिर मैं y2 ले सकता हूं। जब मैं अगर x2 लूंगा तो भी मैं y1 ले सकता हूं, तो भी मैं y2 ले सकता हूं। फिर मैं x3 लूंगा तो भी मैं y1 ले सकता हूं और फिर तो भी मैं y2 ले सकता हूं। अब ये देखना, हर एक n1 के लिए n2 आएगा, तो x1 के लिए भी वापस n2 है, x2 के लिए भी वापस n2 है और x3 के लिए वापस भी n2 है। हर एक n1 के लिए n2 होगा और ये चीज साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, अब ये साइमल्टेनियसली क्या है, साइमल्टेनियसली कहने का मतलब है कि जब मैं ये वाला पाथ लूंगा तो उसी टाइम पे ये वाला पाथ भी ले सकता हूं, जब मैं ये वाला पाथ लूंगा तो उसी टाइम पे ये वाला पाथ भी ले सकता हूं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ साइमल्टेनियसली। इसीलिए टोटल ए से सी जाने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं हमारे पास में। अब चलते हैं इसके ऊपर। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई थिंक ग्राफ थ्योरी के टाइम पे मैंने आपको ये बोला था, ग्राफ थ्योरी की शीट में ये क्वेश्चन है, कितने तरीके का पाथ अवेलेबल है एक्स से वाई के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि एक्स टू ए जाने के कितने पाथ हैं। तो एक पाथ तो जो है वो ये है, ठीक है। अगर इसको और भी डिटेल में चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो x टू a है वो बेसिकली x डायरेक्ट वाला ये है, फिर दूसरा जो पाथ है, ठीक है, वो बेसिकली ऐसे जाके फिर ऐसे है, फिर तीसरा वाला पाथ जो है वो बेसिकली ऐसे है। मतलब x टू a जाने के हमारे पास में 3 तरीके की पाथ अवेलेबल है। ठीक है, देयर आर 3 वेज वी कैन गो फ्रॉम x टू a। फिर a टू b जाने के कितने पाथ हैं, एक तरीके हैं, और फिर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर बोला जाए कि बी से वाई जाने के कितने पाथ है, तो मैं बोलूंगा देखो, एक पाथ आपका ये वाला है, दैट इज वन वे, ठीक है। दूसरा पाथ, दिस इज द सेकंड वे, ठीक है। और फिर तीसरी वाली जो पाथ होगी वो डायरेक्ट ये वाली होगी। तो फिर बी से वाई जाने के भी कितने पाथ हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल होगा बिटवीन एक्स टू वाई, दैट विल बी 9 डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, तो ये कितने पाथ्स आ जाएंगे, ये 9 डिफरेंट पाथ्स आ जाएंगे। मैं अगर आपको इस डायग्राम में देखने के लिए बोलूं, ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देखोगे और फिर बोलोगे सर 9 पाथ तो नहीं दिख रहा है, मेरे को खुद को नहीं दिख रहा है 9 पाथ है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स बोलेगा तो मैथमेटिक्स 9 पाथ बोलेगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो ना, एक्स टू ए जाने के 3 पाथ हो गए और बी से वाई जाने के 3 पाथ हो गए, तो 3 इंटू 3 पाथ कितने हो जाएंगे, 9 वेज हो जाएंगे। अब बच्चा यहां पर जो है ना कंफ्यूज होता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि भाई मैं एडिशन करूं कि मल्टीप्लीकेशन करूं। अबे बफरिंग के नाम पे बंद कर दूं, भाई कल पढ़ाता हूं। सच में बफर हो रहा है या फिर मजाक कर रहे हो तुम लोग। एक मिनट रुक रहे हैं यार ये।
अब नहीं होगा बफर, ठीक है। ठीक है ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक है। अरे अब नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका x टू a जाने के तीन तरीके हो गए, थ्री वेज हो गया। फिर a से b जाने के एक तरीके हो गए और b से y जाने के थ्री वेज हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ जो हो गए वो बेसिकली 9 पाथ्स हो गए, ठीक है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। इस तरीके से जब हम लोग पढ़ते हैं अपने को विजुअलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहां पर साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। यहां पर जो है वो हर एक n1 तरीके के लिए n2 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज नथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू विल बी हैविंग। अच्छा ठीक है भाई, कोई किसी को स्पैमर नहीं बोलेगा, किसी का बफर का प्रॉब्लम है वो लिख रहा है, ठीक है। ओके सॉरी भाई अमन, ये अपने बच्चे यार रोज आते हैं अमन और मोहन, इनको मत बोलो। ठीक है छोड़ो, अब हम लोग कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग रिपीट करवा देना, मैं पढ़ा दूंगा। अगर बफर का सच में इश्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट एंड आई विल ट्राई टू टेल यू कि ये चीज होगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये सुनना, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट। लेट्स ट्राई टू कंसीडर दिस वाला स्टेटमेंट। अब जरा ये देखो, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कैमरामैन जल्दी यहां फोकस करो, ठीक है। सुनना, अब जो दूसरा रूल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सम रूल कहते हैं। अब ये सम रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, अब सम रूल का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देख मेरे पास में एक टास्क आ गया है और टास्क क्या है, बेसिकली टी है, ठीक है। हमारे पास में 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। हमारे पास में टास्क टी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टास्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेट्स कंसीडर T1 में डिवाइड कर दिया और फिर T2 में डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि ये T1 को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, तो N1 तरीके से हमने क्या किया, ये T1 को सॉल्व कर दिया और फिर ये N2 तरीके से हमने क्या किया, ये फिर हम लोगों ने T2 को सॉल्व कर दिया। अब यहां पर जो आपका, ठीक है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि both the tasks are not happening simultaneously, ठीक है। both the tasks, ठीक है, both the tasks are not happening simultaneously, are not happening simultaneously, ये दोनों जो है वो simultaneously नहीं हो रहे हैं। so that is nothing but the most important point that will be related to what, that will be related to sum rule। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर बोलूं, अब जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा k it is equals to 0, अब फिर मैंने लिख दिया कि फॉर i that will be moving from 1 to n1, फिर उसके बाद में मैंने लिखा कि k it is equals to k plus 1, और फिर मैंने लिखा कि लेट्स कंसीडर कि फॉर j that will be moving from 1 to n2, और फिर मैंने लिखा कि k it is equals to k plus 1। अब ये देखो, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले आपका ये वाला टास्क एग्जीक्यूट होगा, फिर k की वैल्यू को अपडेट होगा, और फिर ये j वाला टास्क अपडेट होगा, फिर k की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो ये यहां पर दोनों टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे। जब दोनों टास्क आपकी साइमल्टेनियसली नहीं होंगे तब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसकी आएगी दैट यू विल बी राइटिंग की n1 प्लस n2। मतलब पहले ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, k की वैल्यू को अपडेट करेगा, उसके बाद में ये वाला j की वैल्यू को अपडेट करेगा, और फिर यहां पर k की वैल्यू को अपडेट करे। j वाला फॉर लूप होगा, फिर k की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो ये टास्क अलग है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर j वाला चालू होता है। लेकिन जब मैंने आपको ये वाला फॉर लूप दिखाया था तो इसमें और उसमें फर्क देखना कि इसमें i और j दोनों है वो साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जब अगर ये दोनों साथ में एग्जीक्यूट होंगे तब इसकी जो वैल्यू है वो n1 इंटू n2, ये इंटरलिंक है, वो इंटरलिंक नहीं है। समझ में आ रहा है, ये ना इंटरलिंक है कि जब i की वैल्यू 1 होगी तब j की वैल्यू 1 से लेके n2 तक जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस
बिटवीन योर प्रोडक्ट रूल एंड देन द सम रूल। यहां पर पहले आई की वैल्यू एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, आई वाला फॉर लूप आया, के की वैल्यू एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद में अच्छा अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यस, इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहां पर बोलूं कि समझो कि एक लेडी है, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ शॉपिंग। अब अगर मैं बोला कि इफ शी इज गोइंग्स टू दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली में ये 3 तरीके से शॉपिंग कर सकती है कि या तो ये चेयर खरीद सकते हैं, ठीक है, या तो एक टेबल खरीद सकते हैं, ठीक है, और या तो एक फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर कबर्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये लेडी जो है, लेट्स कंसीडर कि अगर ये मुंबई आती है तो मुंबई में शी कैन डू द शॉपिंग, या तो ये पेन खरीद सकते हैं या तो ये पेंसिल खरीद सकते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन देखना, मैं बोलता अब जरा इसको सुनने की बात समझना कि एक ना बबीता जी है, ठीक है, जेठालाल वाला, ठीक है, तारक मेहता वाला। अब बबीता जी अगर दिल्ली जाती हैं तो 3 तरीके से शॉपिंग कर सकती हैं, या तो वो चेयर टेबल या कबर्ड खरीद सकती हैं, या तो अगर वो मुंबई आती हैं तो पेन और पेंसिल खरीद सकती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं, तब आप बोलोगे कि सर अगर वो दिल्ली में रही तो वो मुंबई में, ठीक है, तब वो मुंबई में अवेलेबल नहीं होंगी, अगर वो मुंबई में अवेलेबल होंगी तो वो दिल्ली में अवेलेबल नहीं होंगी। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर वो दिल्ली में शॉपिंग कर रही है तो सेम टाइम पे मुंबई में भी शॉपिंग कर रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, both the tasks are not happening simultaneously. If both the tasks are not happening simultaneously, then we can say that the total number of ways that I will be getting is basically 3 plus 2, और 5 ही तरीके आएंगे और इन 5 तरीकों से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। So that is nothing but one of the important point that will be related to that. अब मैं क्या करूंगा मालूम है, अब जैसे हमारे पास में जो दूसरा वाला टास्क आया कि हमें ये समझ में आ गया कि सर कब हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें ये समझ में आ गया कि कब हमको ऐड करना है। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कब अपने को मल्टीप्लाई करना होता है और कब अपने को ऐड करना होता है। अब यही क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली ऐड हो के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब जैसे मैं अगर ये क्वेश्चन लिखता हूं कि हाउ मेनी कोड्स वी कैन जनरेट और हाउ मेनी, ठीक है, नंबर प्लेट वी कैन जनरेट, नंबर प्लेट्स वी कैन जनरेट, नंबर प्लेट्स वी कैन जनरेट, ठीक है, इफ 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय, ठीक है, इफ 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय 2 डिजिट और 3 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। देखो एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली क्या करता है मालूम है, क्वेश्चन जो है ना वो प्रोडक्ट रूल और सम रूल का यूज कर करके बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, उसको बस डिवाइड करते रहना है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 2 डिजिट और 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। सर यहां पर और क्यों लिखा है, देखो अगर मैं नंबर प्लेट बनने के लिए जाऊंगा और नंबर प्लेट बनने के लिए दूंगा तो नंबर प्लेट बनने के लिए क्या होगा, या मैं उसकी जो डाई आती है उसमें बोलूंगा 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 2 डिजिट, तो ये 26 मतलब यहां पर आएगा 26 4 रेज टू 10 और ये 10 रेज टू 2, या तो 26 4 रेज टू 10 और फिर ये 10 रेज टू 3। तो ये मैं लिख सकता हूं कि 26 रेज टू 4 और फिर 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 3, ये आपका आंसर हो गया। 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 2 डिजिट, समझ में आ रहा है, 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 2 डिजिट और 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन। अगर आपने ये चीज समझ गए कि कब आपने को ऐड करना है और कब अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, बस आपके मतलब जो 80% है ना प्रॉब्लम्स का आपको विजुअलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज बोलूं कि हाउ मेनी नंबर प्लेट्स वी कैन जनरेट, ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर ये लिख दिया नंबर प्लेट्स वी कैन जनरेट, हाउ मेनी नंबर प्लेट्स वी कैन जनरेट if 1, ठीक है, if 1 और 2 और 3 और 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय, ठीक है, 1 और 2 और 3 और 4 डिजिट। अब जरा ये क्वेश्चन को देखना,
इस क्वेश्चन को भी मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंड कर दिया। इसमें क्या कहता है कि एक कैरेक्टर फॉलोड बाय एक और दो और थ्री और फोर डिजिट, तो 26 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 3 प्लस 10 रेज टू 4 प्लस 26 स्क्वायर 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 3 प्लस 10 रेज टू 4, उसके बाद में सॉरी, ठीक है, फिर सेम चीज 26 रेज टू 3 के लिए, फिर सेम चीज 26 रेज टू 4 के लिए। तो अब अगर इसको कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करके मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 26 प्लस 26 स्क्वायर 26 रेज टू 3 प्लस 26 रेज टू 4 एंड देन इट विल मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 3 प्लस 10 रेज टू 4 एंड देन वी विल गेट आवर टोटल आंसर्स। आया, आ गया समझ में? क्लियर है? वन कैरेक्टर फॉलोड बाय वन और टू और थ्री और फोर डिजिट, इसको ब्रेक, ट्राई टू ब्रेक इट। नंबर प्लेट्स वी कैन जनरेट इफ वन और टू और थ्री और फोर कैरेक्टर्स फॉलोड बाय वन और टू और थ्री और फोर डिजिट। इसको ब्रेक करो आप। सेकेंड वाला बताओ, इसमें क्या कहता है, एक कैरेक्टर, आप इसको ऐसे ट्राई करो, ठीक है, ऐसा करो। मैंने क्या बोला, एक कैरेक्टर और टू कैरेक्टर और थ्री कैरेक्टर और फोर कैरेक्टर्स फॉलोड बाय वन और टू और थ्री और फोर डिजिट। आप ऐसा देखो, एक कैरेक्टर फॉलोड बाय वन कैरेक्टर फॉलोड बाय वन और टू और थ्री और फोर डिजिट, तब आप ऐसे लिखोगे ना, पहले वाले का 26 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 रेज टू 3 10 रेज टू 4। इसका मतलब है कि वन कैरेक्टर फॉलोड बाय दिस, और फिर यहां पर एडिशन आ जाएगा 26 रेज टू 2 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 3 प्लस 10 रेज टू 4, ठीक है, फिर यहां पर ऐड हो जाएगा। अब ये 26 रेज टू 3 एंड 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 3 प्लस 10 रेज टू 4, फिर यहां पर ये ऐड हो जाएगा और ये आएगा 26 रेज टू 4, फिर ये 10 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 3 प्लस 10 रेज टू 4। तो वन कैरेक्टर फॉलोड बाय वन और टू और थ्री और फोर डिजिट। तो अगर ये कॉमन लोगे, इफ यू विल टेक कॉमन, यू विल बी गेटिंग 26 प्लस 26 स्क्वायर प्लस 26 रेज टू 3 प्लस 26 रेज टू 4, उसके बाद में, ठीक है, फिर आएगा 10, फिर आएगा 10 स्क्वायर, फिर आएगा 10 रेज टू 3, फिर आएगा 10 रेज टू 4। आ गया? क्लियर है? अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ऐड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, हाँ, और मतलब एडिशन, तो मैं उसके लिए एक नया क्वेश्चन ले लेता हूं। अब ये नया क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा, अगर आपको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं हूं ना, बता रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना और भी क्लियर कर देगा, ठीक है, ये क्वेश्चन और भी क्लियर कर देगा। अब जैसे एक स्टेशन है ए, दूसरा स्टेशन है बी और तीसरा स्टेशन है सी। ए से बी जाने के 3 तरीके हैं, ठीक है, बी से सी जाने के 2 तरीके हैं, ए से सी जाने के डायरेक्ट 2 तरीके हैं। ये मेरा डायग्राम बन गया। अब मैं अब यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं अगर बोलूंगा भाई ए से सी जाने के कितने तरीके हैं, तब आप बोलोगे कि सर यहां पर देखना, अगर मैं लिखूं कि ए से बी जाने के और बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, तब आप बोलोगे कि सर ये ए से बी जाने के 3 तरीके हैं, तो ये 3 वेज हो गया। बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, 2 वेज हो गया।
तो टोटल यहां पर कितने वेज आ गए, 6 वेज आ गए। अब अगर मैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, अब ये दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि भाई ए से सी जाने के कितने तरीके हैं, तब हमने को वाया बी भी डायरेक्ट कैलकुलेट करना होगा और विदाउट वाया बी भी डायरेक्ट कैलकुलेट करना होगा। तो ये दो तरीके हैं, या तो हम लोग ये वाला रूट लेंगे या तो ये वाला रूट लेंगे। अगर ये वाला वाया बी वाला अगर मैं रूट लूंगा तो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है कि वाया बी वाला रूट जो है वो 6 वेज होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर डायरेक्ट रूट लूंगा तो डायरेक्ट रूट जो होगा वो कितने तरीके हैं, 2 वेज है। अब यहां पर मेरा एडिशन आएगा कि मल्टीप्लीकेशन आएगा, यहां पर मेरा एडिशन आएगा, यहां पर मेरा क्या है, एडिशन आएगा। क्यों एडिशन आएगा, अब ये देखो, अब जैसे यहां पर बबीता जी अगर ये वाला रूट लेके जा रही है तो ये वाले में प्रेजेंट नहीं होंगे ना, समझ में, समझा कि नहीं समझा। अब तुम अगर यहां प्रेजेंट रहोगे तो यहां थोड़ी प्रेजेंट रहोगे, अगर तुम यहां पर प्रेजेंट रहोगे तो यहां थोड़ी प्रेजेंट रहोगे। वंस अगेन क्या, वंस अगेन क्या, वंस अगेन क्या, सुनना, ए टू सी जाने के दो तरीके हैं, या तो ये वाला रूट ले लो या तो ये वाला रूट ले लो। वाया बी जाते हो तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि ए टू बी, बी टू सी, वाया बी हमने 6 वेज से कैलकुलेट किया है। अब अगर ए टू सी डायरेक्ट जाना है तो दो ही तरीका है ना, अरे 2 लाइन दिख रहा है मतलब 2 ही तरीका है, तो या तो ऊपर वाले रूट से जाओगे या तो नीचे वाले रूट से जाओगे। भाई अगर तू इस रूट पे प्रेजेंट रहेगा तो तू इस रूट पे कैसे प्रेजेंट रहेगा, ये बता मेरे को। अगर तू ये वाले रूट पे प्रेजेंट रहेगा तो तू ये वाले रूट पे कैसे प्रेजेंट हो सकता है, नहीं प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए क्या होगा, यहां पर एडिशन आएगा। आपको जैसा समझना वैसा समझो, मैं तो साइमल्टेनियसली वर्ड यूज करूंगा अमन। क्लियर है, कब मल्टीप्लाई करते हैं कब ऐड करते हैं, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो आधा दुख कट जाएगा आपका। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बोलूं कि देख भाई ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, सी से बी जाने के कितने तरीके हैं, और बी से ए जाने के कितने तरीके हैं। अब अगर समझो मैं ए से सी गया और सी से वापस ए आया तो कितने तरीके होंगे। अगर मैं ए से सी गया इसका मतलब क्या है, मैं ए से सी गया और सी से ए आया, ये कैसा है मालूम है, दिस इज वाया बी। ए से बी जाने के 3 तरीके हो गए, बी से सी जाने के 2 तरीके हो गए, सी से बी जाने के वापस से 2 तरीके हो गए, बी से ए जाने के वापस से 3 तरीके हो गए। दैट विल बिकम 36। सो इट विल बिकम 6 into 6। क्लियर है ये चीज, थर्ड वाली लाइन। आया ये समझ में। अब ना सबसे क्रिटिकल वाला 4th वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम ए टू सी और सी टू ए, वाया बी विदाउट वाया बी। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया आपका विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा, कब हम लोग मल्टीप्लाई करते कब हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, ये चीज आपको क्लियरिटी दे देगी। हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से सुनना, इसको आप पुनः डिवाइड करते मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं चाय पीते पीते। यहां देखो, ए से सी तरीके जाने के लिए क्या है, इट इज 3 into 2 + 2, मतलब
8 तरीके से मैं सी पे जाके रुक सकता हूं। अब ये देखना, मैं क्या करूंगा, मैं ए टू सी पे आ गया, अब यहां पर सी पे आप रुक जाओ, ठीक है, ए से सी आओ, अब ड्रॉ करो सी से बी जाने के और बी से ए जाने के और वापस सी से ए जाने के। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, मैं ए से सी जो है वो 8 तरीके से आके बैठ गया, ठीक है। अब इन 8 तरीके के लिए, अब ये साइमल्टेनियसली होगा ना, क्योंकि सी के आगे जा रहे हो आप, अब सी के आगे जा रहे हो तो यहां पर वापस से 3 इंटू 2 फिर +2 आएगा, तो इसका मतलब इट विल बी मल्टीप्लीकेशन। सो अगर इसको मैं टोटल विजुअलाइज करवा के लिखूं तो इट इज 3 इंटू 2 +2 एंड देन मल्टीप्लाई, सो यू विल बी गेटिंग 8 इंटू 8 एंड देन टोटल आंसर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 64 वेज। समझ में आ गया? वेरी गुड। बस बस क्लियर हो गया, तुम्हारा विजुअलाइजेशन ही क्लियर हो गया तुम्हारा विजुअलाइजेशन क्लियर। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट इंटीजर्स कंटेन्स एग्जैक्टली 16। ठीक है, अपने पास क्या है, 4 डिजिट का इंटीजर होगा, 1 2 3 और 4। इट शुड कंटेन्स एग्जैक्टली 16, एक ही 6 आना चाहिए। पहले तो इसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका विजुअलाइजेशन करूंगा तो एक ही 6 आएगा, इसका मतलब है कि या तो 6 यहां आ सकता है, या तो 6 यहां आ सकता है, या तो 6 यहां आ सकता है, या तो 6 यहां आ सकता है। बराबर है? यस और नो? अगर 6 यहां पर आया तो हम कितने तरीके से किसी एक एलिमेंट को यहां पर लिख सकते हैं? देखो, टोटल जो होता है वो 0 से लेके 9 तक होता है, तो टोटल कितने तरीके होते हैं? 10 तरीके होते हैं। अब उसमें से एक 6 तो चले गया, तो बाकी के जो कितने तरीके से लिख सकते हो? 9 वेज से लिख सकते हो। जब अगर मैं कोई एलिमेंट यहां पर लिख रहा हूं तो उसी टाइम पे एक एलिमेंट यहां पर भी लिख सकता हूं, एक एलिमेंट यहां पर भी लिख सकता हूं। तो ये वाला कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब 6 पहले आएगा। अगर समझो 6 यहां पर आ रहा है, क्या मैं अगर यहां पर, अब इसको मैं थोड़ा और भी डिटेल में लेता हूं, ठीक है। या तो आपका एक तरीका ये होगा कि 6 जो है वो पहला आ जाए, या तो एक तरीका ऐसा होगा कि 6 सेकंड में आए, या तो एक तरीका ये होगा कि 6 थर्ड में आए, या तो एक तरीका ये होगा कि 6 जो होगा वो लास्ट में आएगा। अब अगर 6 यहां पर आता है, आप बोलोगे कि यहां पर हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? 9 तरीके से लिख सकते हैं। बट होल्ड ऑन, इस 9 तरीके में प्रॉब्लम क्या होगी कि इस 9 तरीके में 6 को हटा दो, 0 से लेके 9 में अगर 6 को हटा दो, ठीक है, तो उसमें 0 भी आ सकता है। तो अब मैं अगर यहां पर इसको 0 को अलाउ नहीं करूंगा तो कितने तरीके से आप कोई भी एलिमेंट को लिख सकते हो? आप 8 तरीके से लिख सकते हो, यहां पर 8 वेज से। अब ये 8 वेज क्या है? 0 से लेके 9 सब आएगा, एक्सेप्ट 0 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा। अब यहां पर आप 0 इंक्लूड कर सकते हो, सो इट विल बिकम 9 वेज, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका 9 वेज। यही सेम चीज बाकी सबके लिए आ जाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो कहने का मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, फिर 3 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9, दिस विल बिकम योर आंसर। क्लियर है ये चीज सबको? समझ में आ रहा है? मैं मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं?
मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? यही मेन कॉन्सेप्ट है, आज अपने को यही समझना है। हम लोग अगर ये समझ गए तो हो गया काम। अच्छा डाउट है? अच्छा भाई, इसमें भी तो जीरो अलाउ नहीं करोगे, तो ये भी 8 तरीके से लिख सकते हो, फिर ये 9, ठीक है। अगर 6 यहां पर इंक्लूड कर दिया तो एक 6 चलेगा, तो बाकी का 9 और 9, इसको भी तो 9 तरीके से लिख सकते हो। यहां पर जीरो अलाउ नहीं करोगे तो ये 8 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो जीरो आ सकता है ना, इसलिए 9 तरीका हो गया, इसलिए 9 तरीका हो गया। तो 8 इंटू 9 इंटू 9 3 बार आएगा ना, तो इसलिए 3 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9। आठ कहां से आया, डाउट है? चलो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिख लेता हूं। पहला केस ये होगा कि आपका 6 यहां पर आए। अब ये देख लो यार, एलिमेंट्स देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल कितना है दोस्त? ये टोटल 10 है। इसमें से अगर 6 अलाउ नहीं कर रहा हूं तो यहां पर इन 0 में से 9 तक कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये कितने तरीके हो गए? 9 वेज हो गए। फिर वापस से यहां पर उन्होंने बोला नहीं है कि डिस्टिंक्ट आना चाहिए, ठीक है, तो वापस से मैंने 9 ले लिया और फिर वापस से मैंने 9 ले लिया। ये कौन सा केस है? जहां पर फर्स्ट वाला 6 आएगा। अब दूसरा केस यहां पर देखना कि यहां पर मैंने 6 ले लिया, मतलब सेकेंड वाले में 6 ले लिया। अब देखो टोटल वैल्यूज क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 0 लिखूंगा तो 0 लिखने पे क्या होगा? ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो यहां पर 0 जो है वो नहीं आना चाहिए। अब अगर यहां पर जो है वो 0 नहीं आएगा और यहां पर जो है वो 6 भी नहीं आएगा, तो टोटल तो 10 एलिमेंट है। अब 10 एलिमेंट में से 6 नहीं आ सकता है और 10 एलिमेंट में से 0 नहीं आ सकता है। तो यहां पर इसमें देखना, 0 नहीं आ सकता और 6 नहीं आ सकता है, तो 5 ये हो गया और ये 3 ये, तो आप तो 8 ही तरीके से यहां पर लिख सकते हो ना, ठीक है। अब यहां पर 0 आ सकता है, यहां पर 0 अलाउड, ठीक है, यहां पर जो होगा वो 0 अलाउड है। अब यहां पर 0 अलाउड है बट 6 नॉट अलाउड, ठीक है, 6 नॉट अलाउड। अगर 0 अलाउड है, 6 नॉट अलाउड है, तो 9 तरीके से लिख सकते हो, यहां पर भी 9 तरीके से लिख सकते हो। यही चीज बाकी सबके लिए होगा। समझ में आ गया? अभी अभी समझ में आया? तो पहले वाले के लिए क्या होगा? 9 इंटू 9 इंटू 9। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? 8 इंटू 9 इंटू 9। सेम चीज वापस से आएगी, 8 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9 इंटू 9। फिर दूसरी वाली सिचुएशन ऐसी है कि 6 आपका यहां पर आ सकता है। अगर 6 यहां पर आएगा तो यहां पर 0 अलाउड नहीं है, यहां पर 6 अलाउड नहीं है। वापस से ये 8 वेज से लिख सकते हो, ठीक है।
यहां पर 0 जो होगा वो अलाउड होगा, बट यहां पर 6 अलाउड नहीं है, इसीलिए 9 तरीके हो गए। यहां पर 0 जो होगा वो अलाउड होगा, बट यहां पर जो है वो 6 अलाउड नहीं है, तो ये वापस से 9 तरीके। सेम सिचुएशन लास्ट वाले के लिए, यू कैन इजिली ट्राई टू गेट इट। ठीक है, आया समझ में? देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आज जो मैंने ये सिखाया है, मैंने ये सिखाया है कि इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ही टाइम पे मैं नंबर लिख सकता हूं। अब एडिशन क्यों आया? क्योंकि वो एक केस हो गया, फिर ये एक केस हो गया, तो देयर विल बी एन एडिशन इन बिटवीन दोज। तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 26 रेस टू 2 क्या है भाई? जैसे ये, अरे यार इसके जगह पर आप A to Z कितने तरीके से लिख सकते हो? 6। इसके जगह पर वापस आप A to Z लिख सकते हो, तो 26 तरीके से ये हो गया और फिर 26 तरीके से ये हो गया, तो 26 रेस टू 2 हो गया। क्लियर है ये? साइमल्टेनियसली को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? रुक गूगल करता हूं मैं, मेरे को भी नहीं पता। साथ साथ बोलते हैं ना? रुक, कुछ तो भलता सा आएगा, गूगल पे मजा लेते हैं। रुक, साथ साथ, एक साथ, एक ही समय पे, एक ही समय पे। That's very अब देखो ये चालू हो गया लिखना। प्रांजुल भाई तू बाद में मिल मेरे को, अभी तू क्या लिख रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो गया ये? ठीक है, ये होमवर्क दे दूं कि करवाऊं अभी? इसको होमवर्क ही रहने देते हैं। कितना, 3 पेज है, आंसर्स भी इंक्लूड कर दिया है मैंने, तो यू कैन इजिली ट्राई टू वेरीफाई। ठीक है, ये मस्त मस्त क्वेश्चंस है, आज ही कर लेना। ठीक है, इसको बाकी किसी दूसरे दिन के लिए मत छोड़ना, नहीं तो यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम दैट विल बी रिलेटेड टू दिस। हाँ, होमवर्क मस्त है। ठीक है, होमवर्क अच्छे अच्छे हैं और आप लोग इसको कर लेना। चलो,
तो आज तो बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, जो है प्रोडक्ट रूल और सम रूल। गेट आज पढ़ाया ही नहीं मैंने, ये तो गेट था ही नहीं आप लोगों का। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो एक अलग चीज है, कल से जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस, तो कल से हम लोग गेट चालू करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ ये बेसिक फंडा था, कब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं और कब जो है, ठीक है, आपको क्या कहते हैं कि कब ऐड करते हैं। तो सिर्फ आज का इतना ही टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बस बेसिक पढ़ाया है। कल से हम लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, कल से गेट चालू करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली अगर आपको परमुटेशन नहीं आता है तो आप प्रोडक्ट रूल को एक्सटेंशन में कर सकते हो। अब प्रोडक्ट परमुटेशन क्या होता है मालूम है, परमुटेशन प्रोडक्ट रूल का एक्सटेंशन जो होता है उसको ही परमुटेशन कहते हैं। अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई परमुटेशन क्या होता है, ठीक है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि देख भाई, ये जो प्रोडक्ट रूल होता है ना, ये प्रोडक्ट रूल के साथ में नॉन रिपीटेटिव जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मेरे पास में 10 अवार्ड्स हैं, ठीक है। अब ये देखना 10 अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स, ठीक है। हाउ मेनी वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 अवार्ड्स टू 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 बच्चे हैं मेरे पास में और ये 10 अवार्ड मुझे 3 बच्चों को देना है, तो 1, 2 और ये 3। तो ये पहले बच्चे को मैं ये जो, ठीक है, ये पहले बच्चे को ये 10 अवार्ड में से यहां पर देखो 3 बच्चे खड़े हैं, मेरे पास में 10 अवार्ड रखा है, 10 ट्रॉफी रखी है और 3 बच्चे हैं, तो मैं इस बच्चे को जो अवार्ड दूंगा वो 10 तरीके से दे सकता हूं, ठीक है। मैं देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मालूम है, मैं यहां पर जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं, इसको 10 तरीके से दे दिया, फिर ये वाला बच्चा बचा, तो एक अवार्ड तो मेरा चले ही गया ना। फिर इसको जो है वो मैं 9 तरीके से दे सकता हूं और इसको जो अवार्ड है वो मैं 8 तरीके से दे सकता हूं। तो मैथमेटिशियन ने प्रोडक्ट रूल बनाया, तो अब ना एक बच्चा आया, बोला कि सर आपने 10 अवार्ड को 3 बच्चों में दिया, अब एक काम करो 100 अवार्ड्स को ना आप मुझे ये बताओ कि 3 बच्चों में दे के दिखाओ तो मैं आपको मानूं। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, तो ये बोलेगा 1, 2 और 3। फिर मैं बोलूंगा कि देख भाई, इसको तू कितने तरीके से अवार्ड दे सकता है, 100 तरीके से। इसको तू आप कितने तरीके से अवार्ड दे सकता है, 99 तरीके से। इसको तू कितने तरीके से अवार्ड दे सकता है, 98 तरीके से। तो 100 इंटू 99 इंटू 98। अब वो आया मेरे पास, बोलता है कि सर मैं ना, मेरे पास में ना थाउजेंड्स ऑफ अवार्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ अवार्ड्स को मैं ना 4 बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो यहां पर ना ये पागल हो गया। कौन पागल हो गया, मैथमेटिशियन। अब मैथमेटिशियन को तुम लोग तो मिले ही हो, उसको बार बार लिखने की आदत नहीं है, तो उसने क्या बोला कि एक काम कर तू रुक, उसने बोला कि मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है r प्लेसेस पे। अगर r प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो क्या लिखेगा मालूम है, n लिखेगा, पहले प्लेस पे n लिखेगा, दूसरे प्लेस पे n-1 लिखेगा और तीसरे प्लेस पे लिखते जाएगा n-r+1। ये क्या है, ये प्रोडक्ट रूल है। अब इसी प्रोडक्ट रूल को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले देखो आप लोग ध्यान से सुनना, ये 10 अवार्ड को 3 प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये स्टूडेंट की जगह पर मैं यहां पर प्लेसेस लिख रहा हूं, तो एक तो हो गया कि 10, दूसरा हो गया 10-1 और फिर तीसरा हो गया 10-2। तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। फिर ये 10 अवार्ड को, 100 अवार्ड्स को 3 प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या हो गया, ये 100, मतलब फर्स्ट प्लेस इज 100, सेकंड प्लेस इज 100-1 और थर्ड प्लेस इज बेसिकली 100-2। अब ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया और ये थर्ड प्लेस हो गया। तो थर्ड प्लेस के लिए क्या लिख रहा है, 100-2 लिख रहा है। किसके लिए, थर्ड प्लेस के लिए। थर्ड प्लेस का मतलब ये नहीं होता 100-3, वो फोर्थ प्लेस हो जाएगा। तो मैथमेटिशियन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि काम करो, ये फर्स्ट प्लेस ये हो गया, सेकंड प्लेस हो गया और ये आर्क प्लेसेस हो गया। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि देखो ये चीज प्रोडक्ट रूल है। अब इस प्रोडक्ट रूल को क्या करेंगे, दे हैव कम अप विद द वन कॉन्सेप्ट की लेट्स कंसीडर कि n-r फैक्टोरियल
विच इज डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जो पहले वाला ऊपर की वैल्यू आएगी दैट विल बिकम n फैक्टोरियल एंड देन इट विल बिकम n माइनस आर फैक्टोरियल। यही आपका परमुटेशन है, जिसको एनपीआर बोलते हैं। अब ये एनपीआर क्या है? n ऑब्जेक्ट को r प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने को परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन आपको नहीं आता, आप प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये बात याद रख लो। खत्म हो गया परमुटेशन, कुछ नहीं है परमुटेशन। समझ में आया? जरूरी नहीं है आपको परमुटेशन आना। परमुटेशन है क्या? परमुटेशन एक वर्ड है। परमुटेशन इज बेसिकली अ वर्ड, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट को आर प्लेसेस पे प्रोडक्ट रूल लगाते जाओ, बाकी सब सॉल्व करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है मालूम है? कॉम्बिनेशन होता है कि बड़े सेट में से उठा के छोटे सेट में रखने को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में एक बड़ा सेट है एबीसी, अब इस बड़े सेट को उठा के मैं छोटे सेट में बड़े सेट में 3 एलिमेंट है, छोटे सेट में 2 एलिमेंट रखना है, तो मैं इसमें रखूंगा ए कॉमा बी। तब आप बोलोगे सर ए बी भी रखना है और बी ए भी रखना है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में रखना है। जब बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में रखा जाता है, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो ये एक ही तरीका हो गया। या तो एक दूसरा तरीका ये होगा कि बी और सी, या तो एक तीसरा तरीका ये हो सकता है कि ए और सी, तो इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन क्या है मालूम है? बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में रखा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मेरे पास में 10 स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, ऐसे 10 स्टूडेंट है, और मुझे ना एक छोटा सबसेट बनाना 6 स्टूडेंट का। अब वो 6 स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, शुरू के हो सकते हैं, लास्ट के हो सकते हैं। तो अब मैं बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में रख रहा हूं, तो मैं आंसर लिख लेता हूं कि 10C6। 10C6 का मतलब ये होता है कि बड़ा सेट आपका 10 एलिमेंट का है, फिर छोटा उठा के छोटे सेट में रख रहे हो। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, ठीक है, हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 6 स्टूडेंट्स in a class of 10, in a class of 10। ये चीज हो गई आपकी क्या? कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन जो होता है वो बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में रखा जाता है, और प्रोडक्ट रूल का एक्सटेंशन आपका परमुटेशन है। परमुटेशन क्या है? एक नाम है प्रोडक्ट रूल के एक्सटेंशन को। परमुटेशन नहीं आता है, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और चीज दिखाऊं, इसको ओपन करो। ओपन करोगे तो ए बी लिखोगे और फिर बी ए लिखोगे। इसको ओपन करोगे तो बी सी लिखोगे और फिर सी बी लिखोगे। इसको ओपन करोगे तो ए सी लिखोगे और सी ए लिखोगे, यही लिखोगे ना, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी वेज we can arrange 3 letters at 2 places, फॉर्मूला क्या कहेगा? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कितने हैं? 2 प्लेसेस हैं। पहले प्लेस पे कितने तरीके से लिख सकते हो? 3 वेज से लिख सकते हो। दूसरे वेज से कितने तरीके से लिख सकते हो? 2 वेज से लिख सकते हो। तो ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, ठीक है, बी सी, सी ए, सी बी। तो ये जो हो गया, ये एक तरीका, फिर ये दूसरा तरीका, फिर ये तीसरा तरीका, तो ये आ गया 3 वेज। अब ए जब लिखोगे तो ए के लिए 2 तरीके होंगे, बी जब लिखोगे तो बी के लिए 2 तरीके होंगे, सी जब लिखोगे तो सी के लिए 2 तरीके होंगे। तो अब ना ये आपका परमुटेशन है, ठीक है, ये परमुटेशन है, जो ये चीज बोला। प्रोडक्ट रूल भी यही है। परमुटेशन आप लोग 3p2 लिखते हो, ये चीज आपकी क्या है? कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग एनसीआर बोलते हैं।
अब ना ये बताता हूं, जब आप लोग ये एनसीआर लिखते हो तो एनसीआर का मतलब क्या होता है मालूम है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें ना परमुटेशन छुपा होता है, ठीक है? मतलब अब ऐसा लिख लो, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर का मतलब होता है एनपीआर। ये आर फैक्टोरियल को यहां मल्टीप्लाई करोगे और ये एनसीआर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आती है एनपीआर। ये चीज यहां पर भी आप देख सकते हो। मैंने क्या लिखा यहां पर लिखना, देखो ये एनसीआर हो गया एंड इट विल बिकम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आर फैक्टोरियल को यहां लेके जाओ, ये आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इट इज इक्वल्स टू एनपीआर। तो ये जो टोटल परमुटेशन होता है ना एनपीआर, मैंने क्या लिखा, दिस इज द टोटल परमुटेशन। यहां से लेके ये जो है ये टोटल परमुटेशन है जिसको हम लोग एनपीआर बोलते हैं। इसके अंदर झांक के देखोगे तो आर फैक्टोरियल, मतलब जब आप इसको ओपन करके ये लिखते हो ना तो ये आपका आर फैक्टोरियल हो गया। तो आपका जो ये परमुटेशन बनता है ये कैसे बनता है मालूम है? पहले बड़े ब्रैकेट से उठा के छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो हो जाता है आपका एनसीआर। एनसीआर के बाद में इस ब्रैकेट को ओपन करके इनको अरेंज करोगे तो ये आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट में पहले तोड़ लेते हैं, वो एनसीआर हो गया। तोड़ने के बाद में फिर इनको खोल के जब आप अरेंज करोगे तो ये आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो टोटल परमुटेशन विल बिकम आर फैक्टोरियल इनटू एनसीआर। इसी चीज को जब ये वाली चीज आती है, इसको इस विजुअलाइजेशन से अगर देखोगे तो इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट रूल दैट विल बी 3 ways इनटू 2 ways। समझ में आया? तो परमुटेशन क्या है मालूम है? परमुटेशन बड़े ब्रैकेट को छोड़ के छोटे ब्रैकेट में लाके इनको ओपन कर देना, यही परमुटेशन। तो ऐसे ही परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपका काम करता है। कभी भी क्वेश्चंस आए परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का, परमुटेशंस के कॉन्सेप्ट आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लो। कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में रख देना, बस खत्म। ठीक है, अब कल मैं कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन चालू करूंगा। ओके, चलो बाय।